हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। दोस्तों MHI 107 का अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। इस पेपर भी बोल सकते हो यार, दिसंबर 2025 के लिए। और इस किताब का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास, भाग नंबर 2, है ना। तो इस किताब में अपन 1700 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी के बीच में हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी रही है ना। और इसके अंदर ये भी देखेंगे कि जो ब्रिटिश भारत की जो नीतियाँ थी उसका असर है भारत के उद्योगों पर, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यार वीडियो पे आप क्यों आए हो, इसलिए कि पास होना है। ठीक है, किसी भी हालत में अपने को ये सब्जेक्ट है, इसको क्रैक करना है, पास होना है, पहली बात। दूसरी बात है कि यार एक दो दिन पहले या फिर आप ये सोचो कि एक हफ्ते में इस किताब को पूरा पढ़ लूँ, इम्पॉसिबल है। 9 ब्लॉक है इस किताब के अंदर और टोटल 27 चैप्टर है। तो इस किताब को पढ़ने के लिए दोस्तों 3 महीने आपको टाइम चाहिए। नोट्स बनाते हो, अगर रिवीजन करते हो, 3 महीने तो चाहिए कम से कम, है ना। तो मैंने यहाँ पर टोटल 15 सवाल लिखे हैं। और देखो हर सब्जेक्ट में है ना कुछ वर्ड्स होते हैं, वो अगर वर्ड्स पर कमांड हासिल कर लें तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात कि यहाँ से अगर सवाल बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से सवाल कम भी आते हैं तो दोस्तों लिखने के लिए आपके पास में कंटेंट और शब्दों की कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप छत की तरफ नहीं देखते रहेंगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने जून में गेस पेपर बनाया था, वो देख लेना। और जून का जो पेपर लगा था 2025 वाला, उसका सॉल्यूशन भी करवा दिया है। तो इसके अलावा 2 वीडियो और आप देख सकते हो, फिर आप कॉन्फिडेंट होकर के एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता पश्चात भारत में भूमि तथा काश्तकारी सुधारों की पृष्ठभूमि व इसके मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों काश्तकारी होती क्या है दोस्तों, कौन होता है काश्तकार? जो कि किसी जमींदार की ज़मीन है, वो किराए पे लेता है कुछ टाइम के लिए, कि भाई 1 साल के लिए आप हमें खेत दे दो, और चूँकि हमारे पास तो खेत नहीं है तो हम आपके खेत में काम करेंगे। ठीक है, फसल लगाएंगे, और या तो फसल कटने के बाद में अनाज दे देंगे आपको कुछ, या फिर पैसा दे देंगे। तो वो काश्तकार होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वो जो जमींदार होता है, भूस्वामी होता है, जिसकी ज़मीन होती है, वो शोषण कर सकता है उसका, ठीक है, किसान का। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो भूमि तथा काश्तकारी सुधार के जो नियम बनाए उनकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि मतलब क्यों बनाने पड़े। तो देखो स्वतंत्रता के बाद में ही दोस्तों भारत में भूमि और काश्तकारी सुधारों की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक विरासत, ग्रामीण असमानता और शोषण को खत्म करने की आवश्यकता से जन्मी थी। यानी कि दोस्तों अंग्रेजों के जो भू राजस्व नीतियाँ थी, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महालवाड़ी हो, ठीक है, उनके कारण दोस्तों किसानों का एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण ही हुआ। ठीक है, खाने के लिए कुछ बचता नहीं था उनके पास में। औपनिवेशिक विरासत देखो तो ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा ने जमींदारों और भूमिहीन किसानों को के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी थी, जिसमें जमींदार लगान वसूलते थे और किसान शोषित होते थे। देखो ये वीडियो है ना, आप वीडियो मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके पढ़ना, ठीक है, और ईयरफोन लगाए रखना और शांत जगह में बैठ कर इसको पढ़ना, तभी समझ में आएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, भूमि तथा काश्तकारी सुधार क्यों लाए गए भारत के अंदर? क्योंकि दोस्तों औपनिवेशिक काल के अंदर कुछ ऐसी भू राजस्व नीतियाँ थी जिसने जमींदारों और किसानों के बीच में एक बड़ी असमानता पैदा कर दी थी, जिसमें जमींदार हैं वो टैक्स वसूलते थे, किसान परेशान होता था। सामाजिक आर्थिक असमानता, ग्रामीण भारत में कुछ भूस्वामियों के हाथों में भूमि का संकेंद्रण, यानी कि बड़े बड़े जो जमींदार थे, लैंड ओनर्स थे, उन्हीं के पास में बड़ी मात्रा में ज़मीन हुआ करती थी। लेकिन कुछ बहुत सारे छोटे छोटे मजदूर थे या किसान कह सकते हैं, जिनके पास में ज़मीन ही नहीं थी। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे किसान थे भारत में, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं थी, तो उनको ज़मीन दे करके भूमि सुधार लाने थे। कृषि उत्पादकता, कृषि क्षेत्र में बाधाओं को दूर कर उत्पादन को बढ़ाना और शोषण खत्म करना भी एक बड़ा लक्ष्य था। इसके अलावा दोस्तों गांधी के जो विचार थे उन्हीं को विनोबा भावे जी ने अपनाया, और उनका जो भूदान आंदोलन है जिसके अंदर ज़मीनों का स्वैच्छिक दान शामिल था। तो ये पृष्ठभूमि बैकग्राउंड था कि भारत के अंदर ये जो भूमि तथा काश्तकारी सुधार नियम लाए गए, क्यों लाए गए, इसका बैकग्राउंड क्या रहा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रमुख प्रावधान देखो भाई, बिचौलियों का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज।
तो जो बीच के जो दलाल या फिर बिचौलिए होते थे जमींदारों और राजस्वकर्ताओं जैसे बिचौलिए को हटाना ताकि राज्य और वास्तविक जमींदारों और राजस्व संग्रहकर्ताओं अब देखो इसमें आपको क्या लिखना है, बिचौलियों का उन्मूलन में जमींदारों और राजस्व संग्रहकर्ताओं जैसे कि बिचौलियों को हटाना ताकि राज्य और वास्तविक किसान के बीच कड़ी खत्म हो। यानी कि दोस्तों किसान है वो टैक्स राज्य को दे, ना कि बिचौलियों को दे, दलालों को दे, और भूमि का स्वामित्व काश्तकारों को ही मिले। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित भी किए गए भारत के अंदर, जिससे जमींदारों से जमीन लेकर काश्तकारों को दी गई और उन्हें कुछ मुआवजा भी दिया गया किसानों को। काश्तकारी सुधार अधिनियम टेनेंसी रिफॉर्म्स किराएदार किसानों को शोषण से बचाना है, उन्हें बेदखली यानी कि उनको अपनी ज़मीन से ही निकाल दिया करते थे। ये जो भूस्वामी रहते थे उनको निकाल दिया करते थे, तो बेदखली से सुरक्षा देना और उन्हें भूमि का मालिक बनाना शामिल था इसके अंदर। साथ ही किराएदारों को किराए की दरों, बेदखली के खिलाफ सुरक्षा और भूमि पर स्थायी अधिकार दिए गए। काश्तकारों को उस भूमि पर मालिकाना हक देना जिस पर वो खेती करते थे, जैसे कि ऑपरेशन बरगा ये पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। तो काश्तकारी सुधारों के अंतर्गत बेदखली के खिलाफ सुरक्षा देना किसानों को शामिल था, और पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल लिख देना, ऑपरेशन बरगा चलाया गया था यहाँ पे। आगे चलते हैं भूमि हदबंदी। हदबंदी क्या होते हैं? लैंड सीलिंग इसको बोलते हैं। यानी कि दोस्तों जो भूस्वामियों के पास में जो बड़ी बड़ी ज़मीन होती है, कितना ज़मीन है एक व्यक्ति रख सकता है, उसकी लिमिट है, उसकी लिमिटेशंस लगाई गई दोस्तों, वो भूमि हदबंदी कहलाती कि एक आदमी के पास कितनी ज़मीन अधिकतम हो सकती है। तो भूमि के स्वामित्व को कुछ हाथों में केंद्रित होने से रोकना और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों के बीच में बांट देना। एक व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है, इसकी कानूनी सीमा तय की गई, यही भूमि हदबंदी कहलाती है। और स्वतंत्रता के बाद में ये प्रयास किए गए भारत सरकार के द्वारा भी, जैसे कि दोस्तों शेड्यूल ट्राइब यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, SC ST के लोग, उनको ज़मीनें दी गई। जोतों का समेकन, जोत मतलब जिस जमीन पर खेतीबाड़ी की जाती है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, बिक्री हुई छोटी छोटी जोतों को एक साथ लाना ताकि कृषि को अधिक कुशल बनाया जा सके। तो दोस्तों हमारी भी काफ़ी सारी ज़मीन ऐसी होती है ना कि भाई एक गांव है, वहाँ पर 4 बीघा ज़मीन है, 10 किलोमीटर बाद में दूसरा गांव, वहाँ पे 3 बीघा ज़मीन है। तो ऐसे छोटे छोटे जो जोतें रहती हैं उनको एक जगह ला दिया गया। ये प्रयास से दोस्तों, ये प्रयास से किसके? भूमि तथा काश्तकारी सुधारों के जो नियम थे उसके प्रावधान थे। ठीक है, प्रावधान या प्रयास बोल सकते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उद्योगों के विकास पर राज्य के नियंत्रण और लाइसेंसिंग की भूमिका बताइए। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद की भूमिका देखते हैं, यानी कि 1991 से पहले इसको ही बांट लेंगे अपन कि भाई 1991 से पहले क्या भूमिका हुआ करती थी राज्य की। तो देखो राज्य ने औद्योगिक विकास एवं विनियमन यानी कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, विनियमन यानी कि नियमों को लागू करना, ये अधिनियम या कानून लाए गए 1951 में। इसके तहत सरकार को नए उद्योगों की स्थापना, उनका विस्तार करना, उत्पादन मात्रा यानी कि आपकी भी कोई इंडस्ट्री है या साइकिल बनाने का आपका कारखाना है, तो दोस्तों उसमें निर्धारित कर दिया जाता था पहले से कि भाई इतनी ही साइकिल आप एक साल में बनाएंगे, और अगर मान लो उससे ज़्यादा साइकिल बनाते तो सरकार से लाइसेंस मांगना पड़ता था आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, कोटा राज भी उसको कहते हैं। और स्थान को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार मिला। संतुलित विकास करना भी सरकार का लक्ष्य था कि यह सुनिश्चित करना कि उद्योग कुछ क्षेत्रों में अधिक केंद्रित न हो और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना। देखो 1991 से पहले भारत सरकार ने जो ये अधिनियम बनाया था, इसका ये भी पर्पज़ था कि जो पिछड़े दूर दराज गाँव के इलाके हैं वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज खोली जाए ताकि वहाँ पर भी लोगों को काम धंधा मिले, इन्वेस्टमेंट आए, तो क्षेत्र का विकास होगा। फिर आधारभूत उद्योगों का विकास करना, जैसे कि दोस्तों स्टील उद्योग, बिजली उद्योग में सरकारी निवेश को बढ़ावा देना, जो कि निजी क्षेत्र के लिए कठिन था। निजी क्षेत्र को प्रमोट नहीं किया गया। आप तो ये समझो 1991 से पहले निजी क्षेत्र की जो कंपनियां थी उनको हतोत्साहित किया जाता था, सरकार ही पैसा लगाती थी गवर्नमेंट सेक्टर में। संरक्षण, आयात पर नियंत्रण लगा करके, यानी कि बाहर से जितना भी सामान हम मंगवाते थे, चाहे वो सेवा ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना और घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना और आत्मनिर्भरता हासिल करना था। 1991 से पहले जितने भी भारत में राज्य द्वारा उद्योगों के विकास पर जो राज्य के नियंत्रण और लाइसेंसिंग की भूमिका है, ये हमने पढ़ ली है। तो इसमें 2-4 पॉइंट याद रखो कि एक तो अधिनियम बनाया गया था औद्योगिक विकास एवं अधिनियम 1951,
उसके तहत दोस्तों संतुलित विकास किया गया और आधारभूत उद्योगों में इन्वेस्टमेंट किया गया, जैसे कि स्टील और बिजली में, और संरक्षण किया गया, प्रोटेक्ट किया गया भारत के उद्योगों को, ताकि जो विदेशी कंपनियां वो भारत के व्यापार को ना पीछे कर दे। आगे चलते हैं 1991 के बाद की भूमिका, यानी कि उदारीकरण आ गया। तो दोस्तों आप जानते हैं 1991 में 1991 में भारत के जो पीएम थे उनका नाम क्या था? पीवी नरसिम्हा राव। और उन्हीं के टाइम पर जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ही द्वारा दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये सब लाया गया। तो लाइसेंसिंग की समाप्ति हो गई, यानी कि मैंने आपको बताया था जैसे कि आप एक साल के अंदर 5000 साइकिलें बनाते हैं, आपका कारखाना मानो आपका कारखाना है साइकिल बनाने का, अगर आपको 10,000 साइकिलें बनानी एक साल के अंदर, तो सरकार के चक्कर काटने पड़ते थे, और इसी चक्कर काटने के चक्कर में आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती थी। तो लाइसेंसिंग की समाप्ति कर देगी। 1991 की औद्योगिक नीति ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया, जिससे लाइसेंस परमिट कोटा राज खत्म हो गया और निवेश के लिए बाधाएं दूर हुई, यानी कि जो बाहर के जो बिजनेसमैन थे वो भी भारत के अंदर पैसा लगा सकते थे और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहायता से अपनी ग्रोथ कर सकते थे। एफडीआई जिसको कहते हैं, जैसे कि दोस्तों भारत के अंदर सुजुकी है, हुंडई है ना, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, ये कंपनियां विदेशों की है ना। तो दोस्तों भारत के अंदर एफडीआई के माध्यम से भी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से भी पैसा आता है, यानी कि निवेश के लिए बाधाएं दूर हो गई। देखो वर्तमान में फोकस कहाँ पे कर रहे हैं? अब लाइसेंसिंग मुख्य रूप से उन उद्योगों के लिए अनिवार्य है जो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि रक्षा उत्पादन, जैसे कि कोई कंपनी है वो हथियार बनाने का काम कर रही है, ठीक है, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। इसके अलावा जो कंपनियां शराब और सिगरेट वगैरह बना रही हैं या फिर हैजार्डस केमिकल्स, खतरनाक रसायन हैं वो पैदा कर रही हैं, जैसे कि कीटनाशक वगैरह है या कोई केमिकल है, तो उन्हीं कंपनियों को सिर्फ सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। अब नई भूमिका, सरकार का ध्यान अब औद्योगिक विकास को नियंत्रित करने के बजाय सुविधा प्रदान करना, निवेश आकर्षित करना और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और तकनीकी उन्नति यानी कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाने के लिए दोस्तों सरकार ने उदारीकरण को अपनाया था, ताकि भारत में निवेश ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, विदेशी कंपनियां स्थापित होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा कंपनियों के अंदर, और उपभोक्ता को, कंज्यूमर को, हम जैसे लोग हैं उनको सस्ता और टिकाऊ सामान मिलेगा। ये अब सरकार की औद्योगिक विकास की नीति थी। तो ये आपको लिख देना है किसमें? भारत में उद्योगों के विकास पर राज्य के नियंत्रण और लाइसेंसिंग की भूमिका बताइए। भाई ये सब आपको लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस प्रकार खाद्यान्न संकट को कम करने में मदद की? इसके तहत हरित क्रांति ने किस प्रकार खाद्यान्न संकट को करने में मदद की? मतलब रिपीट हो गए। इसके राजकोषीय और पर्यावरणीय भार क्या थे? देखो 2 सवाल हैं इस क्वेश्चन में, 2 सवाल हैं। एक तो हरित क्रांति ने भारत का जो फूड ग्रेन मतलब क्राइसिस था, खाद्यान्न संकट था, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी थी यार, है ना, 3-4 जो अनाज से उनको मिला के ही खाते थे अपन, बाजरा मिला लिया, रागी मिला लिया, मक्का मिला लिया, ठीक है। लेकिन गेहूँ तो काफ़ी महंगा हुआ करता था, भाई गेहूँ है वो सिर्फ मेहमानों को ही खिलाते थे अपन। तो भारत में खाद्यान्न संकट किस तरह से दूर किया हरित क्रांति ने, और हरित क्रांति का राजकोषीय भार यानी कि दोस्तों सरकार के जो खजाना है उस पर कितना असर पड़ा और पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ वो बताना है। तो देखो हरित क्रांति के बारे में बता दो। उच्च उपज वाली किस्में यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का परिचय भारत में अब हुआ। डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में लाई गई। उन्हीं को अपन HYV वाली किस्में कहते हैं, हाई यील्डिंग, YIELDING, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, मतलब कि ऐसे बीज जो कि ज़्यादा पैदावार दे सकते हैं, वो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगी, वो भारत में लाएगी डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग और MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। अब भारत के अंदर हरित क्रांति के तहत रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और बेहतर सिंचाई जैसे कि ट्यूबवेल, नहरों के उपयोग के माध्यम से फसलों की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया गया। इस तकनीक के कारण गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व यानी कि भाई इनक्रेडिबल ग्रोथ हुई, जिससे भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। यानी कि गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन खूब भर भर के भारत में हुआ। खाद्यान्न अधिशेष और खाद्य सुरक्षा। खाद्यान्न अधिशेष का मतलब है कि भाई हमने मतलब जैसे कि आपने 100 किलो गेहूं है वो अपने खेत से निकाला है या हासिल किया है, तो मान लो 60 किलो ही गेहूं आपका काम आया, 40 किलो गेहूं को बेच भी सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा बचता उसको अधिशेष कहते हैं, उसको सरप्लस कहते हैं। तो पहले जो खाद्य सहायता के लिए हम अमेरिका जैसे
देशों पे डिपेंडेंट थे दोस्तों, अब हमारे पास में गेहूँ है वो बचने लगा, हम गेहूँ को भी बेचने लगे, ठीक है। और आपातकाल इमरजेंसी के लिए भी हम अनाजों का भंडारण करने लगे। अकाल और भूखमरी में कमी हुई। अनाज की उपलब्धता बढ़ने से अकाल और भूखमरी की स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रित हुई, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली। राजकोषीय बोझ, फिस्कल बर्डन, दोस्तों किसानों की रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों की महंगी सिंचाई पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिससे कि उत्पादन लागत बढ़ती है। यानी कि दोस्तों किसान पर है ना, अब किसान को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े क्योंकि उसको कीटनाशक खरीदने हैं, है ना, दवाइयाँ वगैरह खरीदने हैं, अच्छा फर्टिलाइज़र जैसे कि यूरिया डीएपी वगैरह खरीदना है। इसके अलावा सरकार को उर्वरकों और कीटनाशकों पर भारी सब्सिडी यानी कि छूट देनी पड़ी, जिसके कारण से जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकारें, इन पर भी काफ़ी ज़्यादा बोझ आया पैसों का। ट्रैक्टर, पंप और अन्य मशीनरी की मांग बढ़ी, जिससे किसानों और सरकार दोनों पर वित्तीय दबाव आया। कुछ हद तक किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय का पुनः निवेश किया, यानी कि किसानों के पास में जो पैसा बचा उनको इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, लेकिन इनपुट लागत बढ़ती गई, यानी कि उनको अच्छे ट्रैक्टर, अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक, तो कुल मिलाकर भाई किसानों पर भी दबाव बढ़ा पैसों का और सरकार पर भी दबाव बढ़ा। इसको फिस्कल बर्डन कहते हैं, राजकोषीय बोझ। आगे चलते प्राणी बोझ। देखो अधिक पानी की आवश्यकता के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट आई और जल भराव की समस्या बढ़ी। देखो हरियाणा और पंजाब के अंदर कोई पानी की कमी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा दवाई कीटनाशक डाला गया है कि लोगों को आज कैंसर तक हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ट्यूबवेल लगाए गए और उसके कारण से ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा पानी है वो लाया गया ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के सरफेस पे। और दोस्तों पंजाब और हरियाणा के अंदर आप जानते हैं कि पानी की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर चावल और गन्ना जैसी जो फसलें हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है वो फसलें लगाएगी, जिसके कारण ग्राउंड वाटर है उसके स्तर में कमी आ गई। अत्यधिक रासायनिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हुई। मिट्टी में दोस्तों अब लवणता यानी कि नमक की मात्रा बढ़ती और क्षारीयता भी बढ़ी और मिट्टी का कटाव तेज हुआ। सॉइल इरोजन बढ़ता है, मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होती है, मिट्टी बंजर होती है और मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड, प्रदूषित हो गई, जिससे कि मानव और पशु स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा दोस्तों लिख सकते हैं पारंपरिक फसलों और स्थानीय किस्मों की जगह, यानी कि हम देसी बाजरा, देसी गेहूं की जो किस्में होती हैं इनकी जगह हाई इल्डिंग वेराइटीज़, उच्च लब्धि वाली जो फसलें रहती हैं उनको लगाए हमने, तो जैव विविधता का नुकसान हुआ। वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों का कृषि में रूपांतरण भी एक पर्यावरणीय समस्या बनी, यानी कि काफ़ी सारे नहरों का जाल बिछाया गया, हरियाणा और पंजाब के अंदर बांध बनाए गए, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ की गई, मतलब वनों को, जंगलों को काटा भी गया और फसल के जो मैदान है वो बनाए गए, जिससे कि पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है समझ में दोस्तों? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ, समझ पा रहे हो आप? तो एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर देना है, उससे मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय लघु उद्योगों में होने वाले परिवर्तनों की जांच करें। दोस्तों भारत के जो लघु उद्योग थे, लघु एवं कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके अंदर क्या परिवर्तन आए भाई? पहला तो वी औद्योगिकरण लिख देना आप, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। यानी कि दोस्तों ब्रिटेन में जो मशीनों से बनाए जा रहे जो सामान थे वो भारत में लाए जा रहे थे। इससे क्या हुआ कि भारत के अंदर जो हाथ से बने कपड़े थे उनकी मांग घट गई और भारत में जो छोटे व्यापारी थे जो कपड़े वगैरह बनाते थे, जिनके छोटे छोटे मेले थी, वो बुरी तरह से प्रभावित हो गए। लाखों बुनकर और कारीगरों का रोजगार छिन गया, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता था। यानी कि खेती के बाद में कपड़े बनाने वाली जो मिलें हैं यहाँ पर ज़्यादा इंसान काम किया करते थे। भारत मशीनीकृत उत्पादों का एक बड़ा बाजार बन गया, जिससे विदेशी सामानों पर निर्भरता हमारी बढ़ गई। यानी कि इंग्लैंड में जितने भी कारखाने थे ना, वहाँ पर दोस्तों कपास, जूट, ये सब ले जाया जाता था बाहर से, नील ले जाया जाता था, और जो सस्ते सामान हैं, मशीनों से बने सामान हैं, वो भारत में लाए जा रहे थे। तो विदेशी सामानों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई। बदलता आर्थिक ढांचा, इसमें क्या लिख सकते हैं आप डियर? भारत एक प्रमुख संसाधित माल निर्यातक से कच्चे माल यानी कि कपास, अफीम, नील के निर्यातक और मशीनीकृत वस्तु के आयातक के रूप में बदल गया। यानी कि दोस्तों पहले यानी कि गुप्त काल, मौर्य काल और सातवाहन काल में तो हम बहुत सारा सामान है वो बेचा करते थे, है ना, सिर्फ विलासिता की वस्तुएं, लग्जरियस गुड्स जिसे कहते हैं, वही मंगाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब दोस्तों हम कम चीज़ें मंगाएंगे, ज़्यादा चीज़ भेजेंगे बाहर, और उसका भी जो फ़ायदा है वो अंग्रेजी उठाएंगे। तो भारत तो सिर्फ आयातक देश के रूप में बन गया। चाय, कॉफी, नील जैसी व्यापारिक फसलों के बागान स्थापित हुए, जिससे पारंपरिक कृषि ढांचा टूटा और इन उद्योगों में श्रमिकों की मांग बढ़ी। खाद्यान्न फसल उगा करके, यानी कि चावल, बाजरा और गेहूं,
ये सब खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। इसकी जगह वाणिज्यिक फसलें की गई जो कि कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा देती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, नील। इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो भारतीय किसान की हालत पहले से ही खराब थी और ज़्यादा खराब हो गई। नए उद्योगों का उदय, देखो मील उद्योग 1850 के दशक के बाद बम्बई और बंगाल में कपास और जूट मिलें स्थापित होने लगी, लेकिन ये बड़े मात्रा पर औपनिवेशिक पूंजी से संचालित होती थी और स्थानीय उद्योगों की तरफ पूरी तरह विस्थापित कर दी गई थी। देखो छोटी छोटी मिलें जरूर स्थापित हो रही थी, लेकिन इनको जो चलाने वाले थे वो भी अंग्रेजों से पैसा लेते थे। अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण होता था इन उद्योगों पर और इनका भी जो फायदा वो अंग्रेजी उठाते थे। भारतीय व्यापारी को सीमित फायदा होता था इन मिल उद्योगों से। धातु और खनन, कोयला खनन और अन्य धातु उद्योगों में धीमी शुरुआत हुई, लेकिन ये बड़े पैमाने पर नहीं फैला क्योंकि अंग्रेजी सरकार चाहती नहीं थी ऐसा। कारीगरों का समायोजन, हथकरघे वाले बुनकर यानी कि जो हाथ से बनाने वाले जो ऐसे सारे बुनकर थे, हैंडीक्राफ्ट ने नए बाजार की जरूरतों के हिसाब से नए डिजाइन और धागों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें बिचौलियों पर निर्भरता और कर्ज के जाल का सामना करना पड़ता था। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय उद्योग थे भाई, उनकी हालत इतना सही नहीं था और थोड़ी बहुत तो सीमित प्रगति हुई, लेकिन भारतीय व्यापारी है या भारतीय बुनकर है, उनकी स्थिति में कोई आमूलचूल परिवर्तन या कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ पाया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में औद्योगिकरण के विभिन्न चरण में औद्योगिक उत्पादन के उतार चढ़ाव वाले रुझानों के कारण बताइए। रुझान यानी कि ट्रेंड्स। देखो आपको क्या बताना है कि भारत में 1947 से पहले किस तरह से औद्योगिकरण चला है, फिर स्वतंत्रता के बाद बता दो और उदारीकरण के बाद बता दो और 2000 ईस्वी के दशक में बता दो, है ना, किस तरह से औद्योगिकरण चला है। और देखो मैं तो थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे, थीम बता रहा हूँ आपको, पॉइंट बता रहा हूँ और आप है फिर सोच के, मतलब इतना तो इंटेलिजेंस है आप में, आप बिल्कुल कैपेबल है, लिख सकते हो, है ना। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो कि मैं लिख सकता हूँ यार, लिख सकती हूँ। सिर्फ हेडिंग रट लो आप। औपनिवेशिक काल से पहले दोस्तों ब्रिटिश नीतियों ने भारत के पारंपरिक उद्योगों जैसे कपड़ा को नुकसान पहुंचाया, जिससे औद्योगिकरण हुआ। यानी कि उद्योगों में अंग्रेजों ने पैसा नहीं डाला, नए उद्योग स्थापित नहीं किए और नए उद्योग जो भी हो रहे थे वो अंग्रेजों के फायदे के लिए हो रहे थे, जैसे कि जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, लौह उद्योग, है ना, स्टील उद्योग, ये अंग्रेजों के फायदे के लिए हो रहे थे। तो इस प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहते हैं, जिसमें एक देश में उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। मशीनरी और प्रौद्योगिकी की उच्च लागत के कारण उद्योगपतियों ने इसे अपनाने में हिचकाया, जिससे धीमी वृद्धि और भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता ही बना रहा। स्वतंत्रता के बाद देखते हैं प्रारंभिक चरण 1951 और 65 के बीच में भारत के अंदर इस्पात यानी कि स्टील और मशीन निर्माण पर केंद्रित निवेश था, यानी कि इस्पात और मशीन निर्माण में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसने एक औद्योगिक आधार बनाने में मदद की, लेकिन बुनियादी ढांचा और कृषि पर निर्भरता हमारी बनी रही। उतार चढ़ाव देखो 69 और 80 के दशक में भारत और चीन के साथ में युद्ध हुआ अपना 62 के अंदर, और 1965 में पाकिस्तान के साथ में हुआ। इसके अलावा तेल संकट भी आया था 1973 में और 1979 में। तो इन 4 संकटों के कारण दोस्तों भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, उसको झटका लगा, काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। जबकि 80 के दशक में सरकारी खर्च यानी कि दोस्तों हमें हथियार वगैरह खरीदने थे और लोक प्रशासन यानी कि शासन व्यवस्था इसमें भी पैसा हमने डाला, तो पैसे कम पड़ गए हमारे पास में। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ी, मतलब दैनिक जीवन में उपयोग लाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई और औद्योगिक विकास में भी उछाल आया। इस तरह से लिख सकते हो भाई। उदारीकरण के बाद में 1991 के बाद में दोस्तों भुगतान संतुलन संकट के कारण उत्पादन में गिरावट आई। भुगतान संतुलन क्या होता है? जब एक देश है वो कम चीज़ें बेचता है और ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, तो उसके पास में दोस्तों पैसे की कमी होगी, है ना, और वो भुगतान संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। तो 1991 से पहले ऐसा ही था, लेकिन 1990 के दशक के मध्य यानी कि 96 तक बात करें तो उदारीकरण स्थापित हो गया था। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में तीव्र वृद्धि हुई। मैंने कहा कि बाजार खोल दिया गया है, मुक्त बाजार लाया गया, फ्री मार्केट इकोनॉमी भारत के अंदर आई, सरकारी नियमों में ढील दी गई, विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हुई, है ना, उत्पादन बढ़ा, जिससे 1995-96 में उत्पादन चरम पे पहुंच गया था। 2000 दशक की शुरुआत में देखो 2002 से 3 के बीच में बात करें तो इस अवधि में मंदी देखी गई, जिससे उद्योगों को नुकसान हुआ। 2003 और 8 के बीच में देखो सेवा क्षेत्र का मतलब क्या है भाई? जैसे कि होटल है, रेस्टोरेंट है, या फिर आप सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे हो, वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें उच्च वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण दूसरा उत्कर्ष देखा गया, जिसमें निर्यात और निवेश बढ़ता है। ठीक है,
आ रहा समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई? कोई दिक्कत? इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेना, है ना। पहली बार तो मतलब 1 की स्पीड से देखो, और दूसरी बार है वो 1.5 या 2 की स्पीड से देख सकते हो। 3-4 बार देख लोगे तो आपके पास लिखने का कंटेंट अच्छा खासा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैंने बहुत बढ़िया ही सवाल लिखे हैं यार, और ये सवाल आ भी सकते हैं, देखने के लिए मिल सकता है आपको, या इनसे मिले जुले सवाल हैं वो आएंगे, जरूर आएंगे। महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु औपनिवेशिक काल में पारित कानूनों की सूची बनाकर स्पष्ट करेंगी। औपनिवेशिक काल में जब ब्रिटेन का भारत पर शासन चल रहा था, उस समय पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मजदूरी कम क्यों थी, और आज भी कमी होती है यार, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यानी कि उसी काम के लिए दोस्तों जो महिला औरत है उसको कम पैसे मिलते हैं और आदमी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ कानून बता दूँ, जैसे कि कारखाना अधिनियम 1881। तो यह पहला महत्वपूर्ण कानून था जिसने कारखानों में काम करने की स्थितियों को विनियमित किया। तो पहले तो 12-12 घंटे काम करवाते थे, और कुछ खतरनाक क्षेत्रों में भी काम करवाते थे, जैसे कि अंधेरे में खान में काम कर रहे हैं मजदूर, तो नियम बनाए गए। विनियमित मतलब नियम बनाए गए। महिला श्रमिकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए, विशेषकर रात की पाली में, यानी कि रात की जो टर्न होती है ना, रात की शिफ्ट होती है, उसमें काम करने पर रोक लगाएगी। जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे से काम करेंगी। कुछ खतरनाक और भारी काम जैसे कि भूमिगत खनन, यानी कि जो माइनिंग होते हैं, जैसे कि तांबे की माइनिंग, कोयले की माइनिंग, वहाँ पर महिलाओं को बाहर रखा गया। ये कारखाना अधिनियम याद रखना 1881 में लाया गया था। खान अधिनियम माइंस एक्ट 1929, इसने खानों में महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी है, मानते हुए कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। क्योंकि दोस्तों कभी भी पत्थर गिर सकता है, या फिर जो माइंस खान है वो खुद धंस सकती है। बागान श्रम अधिनियम 1951, प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951। हालांकि यह स्वतंत्रता के बाद का है, लेकिन इसकी जड़ें औपनिवेशिक काल के प्रयासों में थी, यानी कि अंग्रेजों ने पहले से ही नियम बना रखे थे कि बागान में किस तरह से जो मजदूर हैं उनकी कल्याण और उनकी सुरक्षा और उनको कितने पैसा दिए जाएंगे। तो वही बातें हैं सेम भारत सरकार ने ही वहाँ से उठा ली। बागानों में महिला श्रमिकों जैसे कि मातृत्व और बच्चों के लिए क्रेच, यानी कि बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाएं अनिवार्य कर दी, जो औपनिवेशिक काल में शुरू हुई धारणाओं का विस्तार था। यानी कि औपनिवेशिक काल में भी दोस्तों अगर कोई प्रेग्नेंट महिला, उसको भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी जाती थी, और पेमेंट है वो दिया जाता था। यही बातें हैं वो बागान श्रम अधिनियम 1951 में लिखी हैं। प्रसूति लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट, बाद के कानूनों को आधार। हालांकि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 स्वतंत्रता के बाद का है, लेकिन इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो औपनिवेशिक काल में जो बनाए गए नियम थे वहीं से लिया गया है, ठीक है। जिससे कि महिला का जो प्रसूति के बाद में जो स्वास्थ्य होता है ना, आफ्टर डिलीवरी, वो उसका मतलब स्वास्थ्य बना रहे जच्चा और महिला का, ठीक है। औपनिवेशिक काल में महिलाओं की कम मजदूरी के मुख्य कारण देखो आप, समाज में ये सोच थी कि जो महिलाएं हैं घर परिवार के लिए काम करती हैं, उनका काम पुरुषों जितना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे उनके काम को कम महत्व दिया जाता था। महिलाओं को उच्च शिक्षा और कुशल प्रशिक्षण से वंचित रखा गया, यानी कि जो स्किल्स वाले काम थे, दिमाग लगाने वाले काम थे, वहाँ पर सिर्फ आदमी काम करता था। इनको सिर्फ जो अकुशल श्रम होते हैं, जैसे कि महिला जो देख रहे हैं जो अपने सर के ऊपर ये ईंट उठा रखी है, अकुशल श्रम कहलाता है। ये जो लोग मनरेगा में तो अकुशल श्रम का पैसा मिलता है लोगों को, ठीक है। तो अकुशल श्रम है वो करती थी महिलाएं, इसलिए कम पैसा इनको मिलता था। औद्योगिक क्रांति के बाद भी महिलाओं को कताई जैसे कामों तक सीमित कर देगा, जबकि पुरुषों को अधिक शक्तिशाली कामों में लगाएगा, जिससे कि वे अधिक मजदूरी पाते थे। औपनिवेशिक प्रशासकों और पूंजीपतियों ने महिला कारीगरों और मजदूरों को अदृश्य कर दिया, यानी कि बहुत सारे ऐसे काम थे भाई वहाँ पर तो महिलाएं दिखती नहीं थी, और सिर्फ पुरुष है उन्हीं को, आदमी मर्द को ही दिया जाता था वो काम, क्योंकि महिला के काम को कम आंका जाता था, मतलब उसको मजदूरी भी कम मिलती थी। मिलों में महिलाओं को रात में काम करने या भारी काम करने से रोका जाता था, क्योंकि रात में अगर कोई महिला औरत काम करे तो उसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न हो सकता है। इसके डर से भी महिलाएं हैं रात को काम करने नहीं जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में विज्ञान और तकनीकी के विकास पर स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव को बताइए। बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। कलकत्ता के टाउन हॉल में शुरुआत की गई थी। और कमेंट करके बताओ स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, है ना, डेट बतानी है आपको। तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव है वो विज्ञान और तकनीकी के विकास पर किस हिसाब से पड़ा वो आपको बताना है। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों का उदय, इसने यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ
उसका क्या विकास पड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी पे। इसने विदेशी वस्तु के बहिष्कार और भारतीय उत्पादों के उपयोग को प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया, जिससे कपड़ा, साबुन, माचिस, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कई नए उद्योग स्थापित हुए। बंगाल केमिकल्स जिसको प्रफुल्ल चंद्र रे जी ने स्थापित किया था, जैसे विज्ञान आधारित उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति और रोजगार पैदा किया। राष्ट्रीय शिक्षा और तकनीकी संस्थानों की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से ही प्रेरित होकर कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बने, जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीकी शिक्षा के लिए, जैसे कि भारत के अंदर अभी आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, ये लोग बीटेक करते बच्चे यहाँ से। और ऐसे ही दोस्तों टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये सब संस्थाएं बनी थी। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई, जिससे देश में शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। तीसरा है वैज्ञानिक जागरूकता और नवाचार को प्रोत्साहन देना। इसने भारतीय वैज्ञानिकों को रचनात्मकता और मौलिक होने के लिए प्रेरित किया, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो नए नए जो खोजें हैं आविष्कार करें, और भारतीय भाषाओं के उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया। वैज्ञानिकों के बीच विचारों के आदान प्रदान के लिए मंच बने, जिससे वैज्ञानिक गतिविधियों में बढ़ोतरी आई। ये स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव हम पढ़ रहे हैं कि विज्ञान और तकनीक पे। आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद, इसने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देकर और आत्मनिर्भरता पर जोर देकर ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक मजबूत आर्थिक प्रतिरोध पैदा किया। प्रतिरोध यानी कि एक प्रकार का रिएक्शन, ठीक है, कि अंग्रेज हैं वो भारत के उद्योगों को डेवलप नहीं कर रहे थे, और कुछ उद्योग उन्होंने लगाए भी तो वो भी अपने फायदे के लिए। तो एक बढ़िया एक प्रतिकार था, प्रतिरोध था। राष्ट्रवाद और सामाजिक चेतना का विकास, इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना जगाई, जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया। आधुनिक भारत की नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 8, औपनिवेशिक काल में जनसंख्या वृद्धि पर अकालों के क्या प्रभाव पड़े। भाई 28 मिलियन मौतें हुई हैं, 2 करोड़ 80 लाख मौतें हुई हैं अकालों के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा, 20 नंबर का आएगा। तो दोस्तों भारत में जो पड़े अकाल है, आप राइट साइड में ये भारतीयों की हालत है वो देख के समझ पा रहे होंगे दोस्तों, कितना दर्दनाक रहा होगा वो अकाल। और लोग मर जाया करते थे, भूखे रहते थे काफ़ी दिनों तक, देखो हड्डियाँ तक काउंट कर सकते हैं उनकी आप, है ना। तो भारत में जो पड़े प्रमुख अकाल है उनके बारे में लिख दो। 1770 में बंगाल का अकाल पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कठोर करो और खराब प्रशासन के कारण लगभग 10 लाख लोग मारे गए। मतलब अंग्रेज हैं, मतलब बिल्कुल भी दया भाव काइंडनेस तो बिल्कुल था ही नहीं, कि मतलब अकाल पड़ा है फिर भी, सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा फिर भी लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं, 10 लाख लोग मर गए। बंगाल की आबादी का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। 1876-78 का ग्रेट फेमाइन इसको कहते हैं, महाअकाल, जो कि मद्रास, बॉम्बे, मैसूर और मध्य भारत में पड़ा था। 50 लाख लोग हैं वो ब्रिटिश क्षेत्रों में मारे गए। ब्रिटिश क्षेत्र का मतलब है कि भारत में ऐसे इलाके जहां पर अंग्रेजों का सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण था। 1899 का बॉम्बे अकाल, ये दक्कन अकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह अकाल बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मध्य प्रांतों जैसे कि यूपी, एमपी और बरार में फैला, बरार कर्नाटक में, ठीक है, जिसमें भूखमरी और बीमारियों से लगभग 10 से 45 लाख लोग मारे गए। इसके अलावा 1943 का बंगाल अकाल लिख सकते हो। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यह अकाल सबसे घातक था, जिसमें 30 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई। यह ब्रिटिश नीति और खाद्यान्न की कमी का परिणाम था। अकालों का जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा, ये लिख दो अब। उच्च मृत्यु दर, हाई मोर्टेलिटी रेट, अकाल, कुपोषण और उनसे जुड़ी बीमारियों जैसे कि हैजा, मलेरिया के कारण भी मृत्यु दर बहुत अधिक हो गई, जिससे जनसंख्या वृद्धि बाधित हुई। जनसंख्या वृद्धि में कमी, जन्म दर में वृद्धि होने के बावजूद भी दोस्तों उच्च मृत्यु दर के कारण कुल जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम रही, क्योंकि लोग हैं मर रहे थे। जनसंख्या की स्थिरता, डेमोग्राफी इंस्टेबिलिटी, अकाल और महामारी के कारण जनसंख्या वृद्धि अस्थिर और अनिश्चित बनी रही। विशेष रूप से 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि अस्थिर, यानी कि कभी तो बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी। विस्थापन और पलायन, लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे थे। भोजन और राहत की तलाश में लोगों को बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी, गांव खेत को छोड़ना पड़ा, जिससे सामाजिक व्यवस्था बाधित हुई। जनसंख्या का वितरण बदला, यानी कि किसी स्थान पर पहले 100 लोग रहते थे, वहाँ पे 500 लोग आ गए, क्योंकि वहाँ पे पानी है। संसाधनों पे दबाव, औपनिवेशिक नीतियों के कारण कृषि पर दबाव बढ़ा, जिससे खाद्यान्न की कमी हुई और लोग अधिक कर्जे में डूब गए और अकाल की स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक औपनिवेशिक नीतियाँ संरक्षण के बजाय व्यवसाय की जरूरत से नियंत्रित होती थी। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। वापस से सुनो, अंग्रेजों ने जो संरक्षण की नीतियाँ अपनाई, ठीक है, संरक्षण की नीतियाँ अपनाई, वो भारत का उन्होंने भला नहीं किया,
उन नीतियों ने, उन कॉलोनियल पॉलिसीज़ ने भारत के हितों को नहीं साधा, लेकिन अंग्रेजों ने उन नीतियों के माध्यम से अपनी व्यावसायिक जरूरत पूरी की। ये आपको बताना है। कच्चे माल की आपूर्ति, ब्रिटिश नीतियों ने भारत को कपास, नील, जूट, नील क्या होता है, एक प्राकृतिक रंजक या नेचुरल डाई होता है जिससे कि कपड़े रंगे जाते हैं। ब्रिटिश नीतियों ने भारत को कपास, नील, जूट जैसे कच्चे माल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना दिया, यानी कि भारत से सप्लाई होता था वो इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों को जाता था, कपास, नील और जूट, ताकि ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिले जो 1750 ईस्वी से वहाँ पे स्टार्ट हुई थी और वहाँ के कारखानों को सस्ता माल मिल सके। तैयार माल का बाजार, भारत को ब्रिटिश मशीनों से बने सस्ते कपड़ों और अन्य सामानों के लिए दोस्तों एक विशाल बाजार मिल गया। यानी कि अंग्रेज लोगों ने सोचा भाई कितना पॉपुलेशन है इस देश में, है ना, कितने लोग हैं, तो हम अपने कारखानों से बना बनाया जो सामान है यहाँ पर डाल देंगे, जिससे भारतीय हस्तशिल्प यानी कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, लघु उद्योग, वो खत्म हो गई। औद्योगिकरण, ये तो लिख देना यार। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के समृद्ध पारंपरिक उद्योग जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थे हमारे, विशेषकर कपड़ा उद्योग तबाह हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर कारीगर और शिल्पकार बेरोजगार हो गए और वो खेती वगैरह करने लग गए। और खेती पर दबाव बढ़ेगा तो दोस्तों वहाँ पर जो हिडन एम्प्लॉयमेंट है वो भी देखा गया। ठीक है, शोषणकारी भूमि राजस्व नीतियाँ, देखो स्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियों से जमींदारों और किसानों पर लगान का भारी बोझ डाला गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई और गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए। बुनियादी ढांचे का विकास, देखो अंग्रेजों ने चाहे रेलवे का विकास किया हो, चाहे वो टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था का विकास किया, वो अपने फायदे के लिए किया। तो इसका मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना था, रेलवे का विकास, और ब्रिटिश सामानों के वितरण को सुगम बनाना था, न कि भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना था। धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दोस्तों ये तो आप अच्छे से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी ने ये सिद्धांत दिया था और आर सी दत्त ने इसका सपोर्ट किया था, इस सिद्धांत का। इन विचारकों ने धन के निष्कासन की आलोचना की, जहां भारत से भारी मात्रा में धन ब्रिटेन भेजा जा रहा था और भारत देश है वो गरीब बन गया। क्वेश्चन नंबर 10, औपनिवेशिक काल के जनजातीय विद्रोहों और संघर्ष की प्रकृति की समीक्षा करें। देखो इस हवाले में आपको क्या बताना है कि जो जंगलों के अंदर, पहाड़ों के करीब जो जनजातियां रहा करती थी, उन पर अत्यधिक टैक्स लगाए अंग्रेजों ने, उनके क्षेत्रों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो जनजाति हैं वो परेशान होकर अंग्रेजों से अब लड़ती हैं। कौन कौन से आंदोलन, विद्रोह हुए हैं, रेबेलियन हुए हैं, उनके नाम लिख दो। और प्रकृति का मतलब है कि जो विद्रोह, संघर्ष हुए, उनकी क्या विशेषताएं थी। तो औपनिवेशिक काल के प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन से हैं दोस्त, देखते हैं। कोल विद्रोह जो कि 1831 और 32 में हुआ। कोल विद्रोह 1831 में छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर दोस्तों आज झारखंड में आता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव और हो जनजातियों द्वारा बाहरी लोगों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया विद्रोह था कोल विद्रोह। संथाली विद्रोह 1855 में चला। सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथालों का जो विद्रोह था वो महाजनों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ था, क्योंकि ये कर्जे के जाल में फंसा लेते थे महाजन और जमींदार और इनको लूटने का काम ही करते थे। मुंडा विद्रोह 1899 में बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में महान हलचल, मतलब ग्रेट एक्टिविटी, जिसने सामंती व्यवस्था और बाहरी लोगों का विद्रोह किया। यानी कि जो बिरसा मुंडा जी थे वो एक बड़ा चेहरा बने। मुंडा विद्रोह उन्होंने किया और बाहर के लोग काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे उनके इलाकों के अंदर और सामंती व्यवस्था के कारण उनका शोषण किया जा रहा था। यानी कि ये जो मुंडा जनजाति के जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती खेतों के अंदर काम करवाया जाता था, पैसा भी इनको कम मिलता था। खोंड विद्रोह उड़ीसा में मरिया प्रथा यानी कि मानव बलि को खत्म करने और जमीन बचाने के लिए किया गया 1846 में। रंपा विद्रोह 1922 में। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में कोया और कोंडा जनजातियों का विद्रोह था। ताना भगत आंदोलन 1914 और फिर ये दूसरे चरण में भी आया ताना भगत आंदोलन 1920 में भी आया, 2 बार हुआ है ये ताना भगत आंदोलन। बिहार में धार्मिक और अहिंसक आंदोलन जो कि सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था। कुकी आंदोलन दोस्तों ये मणिपुर की एक जनजाति है, ट्राइब है, 1917-19 के बीच में किया गया आंदोलन था ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ। देखो ये जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए थे इनकी विशेषताएं या प्रकृति क्या थी, तो ये विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों जैसे कि भूमि अधिग्रहण यानी कि जमीन है उन पर कब्जा कर लेते थे अंग्रेज। उच्च कर यानी कि अंग्रेज टैक्स ज़्यादा लगाते थे। साहूकारों के शोषण, साहूकार यानी कि जो ब्याज पर पैसा देता था, है ना। तो ये जो जनजाति के लोग बेचारे
इनका पूरा परिवार ही फंस जाया करता था और अंत में जो साहूकार था वो इनकी ज़मीन छीन लेता था, जानवर और इनके गहने छीन लेता था और वन उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जनजातीय समुदायों ने अपनी सदियों पुरानी रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान और स्वशासन की रक्षा के लिए संघर्ष किया। बिरसा मुंडा का आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है। यानी कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने रीति रिवाज हैं, जो उनके कस्टम्स हैं, फेथ हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको बचाने के लिए जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन्होंने संघर्ष किया। अंग्रेजों द्वारा वन संसाधनों पर नियंत्रण और हस्तशिल्प उद्योगों को नुकसान पहुंचाने से जनजातियों की आजीविका, यानी कि उनकी जो लाइवलीहुड है, कि मतलब तेंदू पत्ते बेच के, शहद बेच के जो भी कमा रहे थे वो भी अब अंग्रेजों ने मना कर दिया। इन विद्रोह का लक्ष्य बाहरी हस्तक्षेप, जैसे कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे, साहूकार, ठेकेदार थे, इनको भगाना था, ख़त्म करना था और अपनी पारंपरिक स्वायत्तता यानी कि अपने ही नियमों के द्वारा ये शासन करना चाहते थे अपने इलाकों पे। कई विद्रोह जैसे कि कोल और संथाल विद्रोह हिंसक थे। इनमें अंग्रेजों और उनके सहयोगियों पर हमले शामिल थे, लेकिन ब्रिटिश सेना की श्रेष्ठता के कारण इन्हें दबा दिया गया। यद्यपि ये जो आंदोलन हुए ये दोस्तों स्थानीय थे, स्थानीय स्तर पर फैले। इन्होंने उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ने की भावना जगाई और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं को जनजातीय मुद्दों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा भी बन गए। मतलब काफ़ी सारे जनजातीय लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया है। अधिकांश विद्रोह दब गए, अंग्रेजों के द्वारा दबा दिए गए, लेकिन इन्होंने जनजातीय लोगों की दुर्दशा और उनके अधिकारों की आवाज़ उठाई, जिससे भविष्य के संवैधानिक सुरक्षा उपायों और स्वायत्तता के आंदोलनों की जमीन तैयार हुई। और भारत सरकार ने भी तो अधिनियम बनाया है, पारंपरिक वन निवासी अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है, क्योंकि ये जो जनजाति के लोग हैं प्रकृति को अपनी माँ मानते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के सहारे ये जीते हैं अपना जीवन और इनके ज़मीनों पे कोई और कब्जा ना करे, ना सरकार करे, ना फिर कोई उद्योगपति बने। इसके लिए सरकार ने नियम बनाया है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 11, औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों के विऔद्योगिकरण पर चर्चा करें। भाई बहुत बार पढ़ चुके इस सवाल को ना, आप खुद लिख सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से मैं रीड कर देता हूँ सिर्फ। औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विऔद्योगिकरण एक प्रक्रिया थी, एक प्रोसेस था भाई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के समृद्ध हस्तशिल्प उद्योग थे और कुटीर उद्योग थे, ये बर्बाद हो गए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर अत्यधिक निर्भर हो गई। यानी कि जो जैसे कोई चटाई बना रहा है, कोई दरी बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, पापड़ बना रहा है, जो भी है, वो अब अपना काम धंधा छोड़ के वो खेती में लग गया, तो खेती पे बोझ बढ़ गया। फिर मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं पर संरक्षणवादी नीतियाँ। तो ब्रिटिश निर्मित सस्ते और मशीन निर्मित सामानों पर कम शुल्क और भारतीय वस्तुओं पर भारी करों ने, यानी कि जो इंडिया के जो व्यापारी थे, भारत के व्यापारी, वो अगर अपना सामान विदेशों को भेजना चाहें तो उन पर काफ़ी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी या शुल्क लगा दिया जाता था। और अंग्रेजों के सामान थे उन पर भारत में कुछ कर या बहुत कम कर लगता था। ये संरक्षणवादी नीति थी। इसके कारण भारतीय व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने भारत को केवल ब्रिटिश उद्योगों के लिए सस्ता कपास और अन्य माल उगाने वाला देश बना दिया। यानी कि भारत से कपास, नील, है ना, जूट, ये इंग्लैंड जाया करते थे और बना बनाया माल है वो भारत में आया करता था। इसके अलावा भारतीय शासकों और दरबारों के पतन से कारीगरों को मिलने वाला जो संरक्षण था वो भी खत्म हो गया। ब्रिटिश घुसपैठियों ने पारंपरिक भारतीय हथकरघा और चरखे को नष्ट कर दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार टूट गया। परिणाम क्या निकला? हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हो गया और ये जो कारीगर थे, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे, बेरोजगार हो गए। कृषि पर अत्यधिक बोझ बढ़ा। जैसे कि पहले मान लो 1 बीघा पर 5 व्यक्ति काम करते हैं और उद्योग खत्म हो गए, तो उसी ज़मीन पर अब 20 लोग काम करेंगे। तो इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जो हमें दिखती नहीं है, हिडन इन अनएम्प्लॉयमेंट। देश का ग्रामीणीकरण हुआ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आंतरिक संतुलन बढ़ा। यानी कि काफ़ी सारे लोग खेती के अंदर आ गए, गाँव के अंदर ही बसने लग गए ज़्यादा। ठीक है, और व्यावसायिक असंतुलन बढ़ा, कृषि पर निर्भरता बढ़ी और औद्योगिक रोजगार बढ़ा। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर भारत के जो व्यक्ति हैं, जो गांव में रहने वाले लोग थे, ठीक है, वो काम नहीं करेंगे अब, जिससे कि भारत का जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंदर वस्तुओं का और सेवाओं का जो उत्पादन होता है किसी भी देश में, वो जीडीपी कहलाता है। जीडीपी अनुपात भी गिरा। गंभीर बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी, आर्थिक निर्भरता भी बढ़ी। यानी कि भारत ब्रिटिश औद्योगिक व्यवस्था का एक उपनिवेश मात्र बन गया, जो कच्चे माल की आपूर्ति करता और तैयार उत्पादों का आयातक था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मुद्रा प्रणाली का उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था। इस कथन को स्पष्ट करें। देखो इस वीडियो को आप 2 या 3 बार रुक रुक के भी देख लेना, गैप ले लेना, मुझे तो लगातार ही बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मुद्रा प्रणाली का उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था।
इस स्टेटमेंट को आपको बताना है दोस्तों। क्या क्या लिखना है इसको, मतलब अंग्रेजी व्यापारी जो भारत में सामान वगैरह खरीदते थे, ठीक है, उसको बाहर बेचते थे, पूरी दुनिया के देशों में बेचते थे उसको, तो उसका जो व्यापार वो रुपये में थोड़ी करेंगे। मान लो भारत के व्यापारियों से, भारत से जो रुपया आया, जो रुपया करेंसी आई, उसको बदलेंगे अंग्रेज, किस में बदलेंगे? स्टर्लिंग में, स्टर्लिंग में बदलेंगे। स्टर्लिंग एक्सचेंज स्टैंडर्ड क्या है? मतलब ये रुपया है ना, और स्थानीय जो मुद्रा है उसी में आता था रुपया। तो रुपया क्या है भाई? रुपये से आप उस टाइम पे मतलब ये रुपया अस्थिर होने के कारण पूरी दुनिया में व्यापार नहीं किया जा सकता था रुपये से, इसलिए इस रुपये को बदला, है ना, इस रुपये को बदला अंग्रेजों ने स्टर्लिंग में। इसे ही कहते हैं स्टर्लिंग एक्सचेंज स्टैंडर्ड। तो ये जो मुद्रा प्रणाली थी, इसमें जो बदलाव थे वो भी अंग्रेजों ने अपने ही फायदे के लिए किए। धन का निष्कासन लिख देना। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कहा है कि कैसे भारतीय संसाधनों और धन को व्यवस्थित रूप से भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था, जिससे भारत गरीब होता गया और ब्रिटेन अमीर होता गया। स्टर्लिंग एक्सचेंज स्टैंडर्ड 1898 के बाद भारत की मुद्रा प्रणाली को स्टर्लिंग आधारित गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड पे सेट किया गया था, जिससे भारतीय रुपए का मूल्य ब्रिटिश पाउंड से जुड़ गया। इसका मतलब था कि भारत के सोने और चांदी के भंडार का उपयोग लंदन में ब्रिटिश वित्तीय हितों को मजबूत करने के लिए किया जाता था, न कि भारत के आर्थिक विकास के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पहले होता क्या था कि भारत के व्यापारियों से अगर अंग्रेज कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो बदले में हमें सोना चांदी मिलता था, ठीक है, और हम उनको जैसे कि मसाले वगैरह दे दिया करते थे, कपड़े दे दिया करते थे। ये मैं बात बता रहा हूँ, जब भारत है वो मुगल काल तक भी, मतलब अकबर जहांगीर के टाइम तक भी सोना और चांदी आया करता था भारत में। लेकिन बाद में पलासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया अंग्रेज़ों ने। उसके बाद में अब जो अंग्रेज़ों का जो सोना चांदी था वो उनको नहीं देना पड़ा, और भारत का जो रुपया था, इस रुपये को किस में उन्होंने चेंज कर दिया? स्टर्लिंग में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब था कि भारत के सोने और चांदी के भंडार का उपयोग लंदन में ब्रिटिश वित्तीय हितों को मजबूत करने के लिए किया जाता था। समझ गए? तो मतलब सोना और चांदी बच गया अंग्रेजों को, और जो भारत का रुपये था इसको किससे जोड़ दिया गया? इसको ब्रिटिश पाउंड या स्टर्लिंग से जोड़ दिया गया। काउंसिल बिल, दोस्तों भारत का जो सचिव था ना, सेक्रेटरी टू इंडिया, भारत का जो सचिव था वो काउंसिल बिलों को इंग्लैंड भेजा करता था, और काउंसिल बिलों की नीलामी हुआ करती थी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो पैसा वो कमाते थे अंग्रेज। तो भारत सचिव लंदन में काउंसिल बिल बेचते थे, जिससे भारत से ब्रिटेन को धन हस्तांतरित होता था। इससे ब्रिटेन में विदेशी मुद्रा यानी कि स्टर्लिंग की आपूर्ति बढ़ती थी, जो ब्रिटिश बैंकों के लिए फायदेमंद थी। इस प्रणाली ने भारत से सोने के सीधे प्रवाह को भी रोका, और भारत को ब्रिटेन के लिए एक वित्तीय शोषक बना दिया गया। तो काउंसिल बिलों को बेचता था भारत का सचिव। किसको बेचता था? इंग्लैंड में बेचता था, इंग्लैंड में भेजता था भारत के काउंसिल बिलों को, और उन बिलों की नीलामी होती थी, काफ़ी ज़्यादा पैसा वो कमाते थे। कृषि और उद्योगों पर प्रभाव, ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय कृषि को खाद्यान्न फसलों की बजाय कपास और नील जैसी नकदी फसलों के उत्पादन पर केंद्रित किया गया, जिससे अकाल पड़े सस्ते ब्रिटिश सामानों के आयात ने भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया। बुनियादी ढांचे का उद्देश्य देखो, रेलवे और बंदरगाहों का विकास भारत के आर्थिक विकास के लिए नहीं बल्कि कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने, ब्रिटिश तैयार माल को भारतीय बाजारों तक विकसित करने के लिए किया गया था, वितरित करने के लिए किया गया था। देखो ये है पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा है ये, ठीक है, और ऊपर रखा भारतीय रुपया। तो भारतीय रुपया उस समय पर स्थानीय मुद्रा थी, और ये अस्थिर मानी जाती थी, इनस्टेबल, यानी कि कभी कम हो जाता है इसका मूल्य, कभी बढ़ जाता है। तो दुनिया में व्यापार करने के लिए जो अंग्रेज से पाउंड स्टर्लिंग को जोड़ दिया रुपये से, ठीक है। ये जो मुद्रा प्रणाली थी अपने फायदे के लिए कर रहे थे, तो इसमें ये सब बातें आप लिख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोस्त रट लेना आप, है ना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश भारत सरकार की भू नीति की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करें, यानी कि जो अंग्रेजों ने किसानों का शोषण करने के लिए और अपना फ़ायदा मैक्सिमम करने के लिए लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ अपनाई थी, यानी कि भूमि पर जो फसल की पैदावार हो रही है उससे
ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। ये भू राजस्व नीतियाँ कहलाती हैं। पहला है स्थायी बंदोबस्त। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरुआत की गई। किन क्षेत्रों में लागू की गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के हिस्से। लगभग ब्रिटिश भारत का 19% स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। मुख्य विशेषता देख लो, जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त इसके, या फिर इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं या परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। तो जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बनाया गया। जमींदार सरकार को एक निश्चित राशि राजस्व के रूप में देते थे, शेष 11% अपने पास में रखते थे। मतलब 89% अंग्रेजों को देते थे जमींदार और 11% अपने पास में पैसे रखते थे। किसानों से अधिकतम किराया वसूलने का अधिकार जमींदारों को था, जिससे कि वे शोषक बन गए और किसानों का शोषण बढ़ा था। स्थायी बंदोबस्त में क्या था? अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया था, जमींदार को ये बोला था कि भाई तुम साल का मुझे इतना रुपया दे देना और ऊपर का कमाई है तुम अपनी जेब में रख सकते हो। तो जमींदार थे, उनको ये लगता था कि भाई एक निश्चित राशि है वो अंग्रेजों को देना है अपने को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे हैं ऊपर वाले पैसे, ठीक है, वो किसानों से हम वसूलेंगे, कैसा भी कितना भी वसूले चाहिए। तो इससे शोषण किसका हुआ? किसानों का। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? रैयत का मतलब किसान होता है दोस्तों। इसकी शुरुआत अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा की गई 1820 के दशक में मद्रास में। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में और असम लगभग 51% क्षेत्र में यहाँ पर लागू की गई। मुख्य विशेषता क्या थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की? किसानों या रैयतों को सीधे सरकार को राजस्व चुकाना होता था। बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जो जमींदार थे उनको नहीं देना अब, ठीक है। अब देखो, ये जो बीच के जो बिचौलिए थे ना, इनको ख़त्म कर दिया रैयतवाड़ी व्यवस्था में। किसानों को ही चुकाना पड़ता था टैक्स। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार दिया गया, लेकिन राजस्व दरें बहुत अधिक थी। टैक्स बहुत लगाते थे अंग्रेज, और अधिक फसल खराब होने पर भी लगान देना पड़ता था। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया और साहूकारों के जाल में वो फंस गए। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी कि यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और पंजाब के बड़े हिस्से में लागू थे। ब्रिटिश भारत सरकार का लगभग 30% क्षेत्र है वो महालवाड़ी व्यवस्था में आता था। मुख्य विशेषता देखो, महल का मतलब क्या होता है? गांव अथवा गांव का समूह, जो कि एक यूनिट माना जाता था। यानी कि मान लो 10 गांव है, इसको एक यूनिट मान लिया, और राजस्व का निर्धारण पूरे महल के आधार पर होता था। मान लो 10 गांव हैं, वो एक यूनिट माना गया, और अंग्रेज पहले से डिसाइड कर लेते थे यहाँ से कितना अनाज या कितना पैसा हमें लेना होगा। गांव के मुखिया या पटवारी गांव से राजस्व वसूल कर सरकार को देते थे, जिससे गांव के सामुदायिक बंधन कमजोर हुए। यानी कि लोगों के अंदर, मतलब कोई किसान है दोस्तों, बीमार पड़ गया या फिर कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, लेकिन मुखिया है, गांव का मुखिया उसके घर पे आ रहा है, बार बार पैसा दो अंग्रेजों को देना है, तो उससे मुखिया और उस किसान के संबंध आपस में बिगड़ गए, जो कि आपस में प्यार प्रेम वाले थे पहले। क्वेश्चन नंबर 14, औपनिवेशीकरण के दौरान वाणिज्यकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभाव आपको बताने हैं। देखो, ये जो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया हुई है, जब ब्रिटेन का भारत पर शासन था, उसके कारण जो वाणिज्यकरण की प्रक्रिया हुई, उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं भारत पर, ये आपको बताना। वाणिज्यकरण के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तो औपनिवेशीकरण के दौरान वाणिज्यकरण यानी कि कमर्शलाइजेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता और तैयार माल के बाजार में बदल दिया, जिससे पारंपरिक उद्योगों जैसे कि हस्तशिल्प का पतन हुआ। आर्थिक प्रभाव देखो, ये खुद लिख सकते हो आप। नील, कपास, चाय, कॉफ़ी जैसी नगदी फसलों की खेती बढ़ी, जिससे कि कृषि का स्वरूप बदला। यानी कि पहले खाद्यान्न फसल उगाता था किसान, और अब है वाणिज्यिक फसल उगाएगा, लेकिन खाद्य सुरक्षा पर इसका असर पड़ा। भाई, किसान के घर के अंदर तो ना तो चावल आएगा, ना बाजरा आएगा, ना गेहूँ आएगा, क्योंकि किसान है वो नील उगा रहा है, वो तंबाकू उगा रहा है, वो जूट उगा रहा है। तो किसानों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ा। ये आर्थिक प्रभाव में लिख सकते हो। उद्योगों का पतन। ब्रिटिश सस्ते माल के कारण भारतीय कुटीर उद्योग जैसे कि वस्त्र उद्योग तबाह हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। धन का निष्कासन सिद्धांत भी लिख देना कि जो वाणिज्यकरण की प्रक्रिया है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो पैसा है वो भारत से बाहर गया और भारत के विकास में रुकावट आई। भारत एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया, लेकिन यह निर्भरता और शोषणकारी वाला संबंध था। यानी कि हम निर्भर थे इंग्लैंड पे और शोषण हो रहा था भारत का, जिससे कि एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हालांकि वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई थी, लेकिन इसका जो फायदा है सिर्फ अंग्रेजों को मिल रहा था। रेलवे और संचार का विकास हुआ, लेकिन क्यों? ब्रिटिश हितों के लिए सिर्फ, न कि भारत के विकास के लिए। सामाजिक प्रभाव देख सकते हैं वाणिज्यकरण के क्या हुई। वाणिज्यकरण ने अमीर किसानों और साहूकारों को मजबूत किया, लेकिन छोटे किसानों और भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ी, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ी है। बंदरगाह और व्यापारिक
शहर बढ़े, लेकिन यह असंतुलित शहरीकरण था जिससे श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। वाणिज्यिक फसलों और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के दबाव ने पारंपरिक जीवन शैली और सामाजिक संरचना को बदल दिया। यानी कि जो लोग, जिन लोगों को काम पहले कुछ और था, ठीक है, अब भारतीय उद्योग तबाह होने के कारण वो और काम धंधे करने लग गए, जिससे कि सामाजिक संरचना ही बदल गई। स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे मानव विकास प्रभावित हुआ। सामाजिक संघर्ष, भूमिहीनता और कर्ज ने सामाजिक तनाव बढ़ाया, जिससे भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों के जमन तैयार हो गए। यानी कि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, जिसमें गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इन सब में दोस्तों ये जो किसान थे ना, और जो जितने मजदूर थे, महिलाएं थी, इन सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। क्योंकि आप जान रहे हो, देखो, भारत के व्यापारी भी नाराज थे, भारत के किसान और मजदूर भी नाराज थे अंग्रेजों से। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो कि आपको 250 शब्दों में लिखने थे, ऊपर वाले 500 शब्दों में थे, 20 नंबर वाले थे, और एक सही आंसर के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा, और आपको किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखनी है। देखो, बनिया एवं सराफ, बनिया सराफ क्या भूमिका निभाते हैं, पहले ही पढ़ चुके, आप मध्यकाल में भी थे। ये बनिया क्या होता है भाई, यह समुदाय पारंपरिक रूप से साहूकारी और व्यापार से जुड़ा था, यानी कि व्यापार भी करता था, और ये किसानों को, राजाओं को, है ना, और अंग्रेज अधिकारियों को पैसा भी देता था ब्याज पर। औपनिवेशिक काल में उन्होंने ब्रिटिश बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम किया, ऋण प्रदान किए, किसी बिजनेसमैन को पैसा चाहिए तो लोन देते थे, और वस्तुओं के व्यापार को सुगम बनाए, आसान बनाए। भारतीय बनिया व्यापारियों ने ब्रिटिश उद्योगों के लिए कपास, जूट, नील जैसे कच्चे माल को ग्रामीण क्षेत्रों से इकट्ठा करके बंदरगाहों तक भी पहुंचाया बनियों ने, जिससे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। रेलवे और डाक जैसी नई सुविधाओं के विकास के साथ बनिया व्यापारियों ने शहरी और ग्रामीण बाजारों के बीच माल की आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे व्यापार का विस्तार हुआ। बनिया वर्ग के व्यापारिक गतिविधियों के कारण बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में वाणिज्यिक गतिविधियों और व्यापारिक समुदाय का विकास हुआ। सर्राफ, देखो, औपनिवेशिक काल में भारत में सर्राफ, जिसको अपन साहूकार या बैंकर कह सकते हैं, वित्तीय प्रणाली की रीढ़ थे। वे हुंडी क्या होती है दोस्तों, जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपए है और आप भारत के जयपुर शहर में खड़े हैं, जयपुर से आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं 10 लाख रुपए लेकर के, लेकिन आपको लगता है कि बीच में समुद्री रास्ता आएगा, है ना, मेरी नाव में जो लोग बैठे हैं वही मेरे से छीन लेंगे पैसा, डकैती हो सकती है, लूट हो सकती है। तो आप क्या करते थे, एक सर्टिफिकेट ले लेते थे जहाँ से आप चले हो, वो हवालादार कहलाता था। वो हवालादार आपको कुछ सर्टिफिकेट देता था, हुंडी इसे कहते हैं। और जब वो सर्टिफिकेट आप इंग्लैंड में दिखाते थे किसी दूसरे हवालादार, वो आपको पैसे दे देता था। ये विश्वास पर आधारित संबंध हुआ करते थे। तो ये सराफ है, हुंडी देने का काम भी करते थे, बही खातों के जरिए पैसे का हस्तांतरण करते थे, ब्याज पर ऋण देते थे और मुद्रा बदलते थे। यानी कि कोई जैसे कि पाउंड या स्टर्लिंग लेके आया है अपने साथ में, उसको भारतीय रुपया दे देते थे या अंग्रेज व्यापारियों को, मतलब इस तरह से करेंसी का एक्सचेंज करते थे। जैसे कि आज के टाइम पे दोस्तों डॉलर, मतलब अगर कोई लेके आता है, चाहे वो कैनेडियन डॉलर हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो या फिर अमेरिकन डॉलर हो, उसको भारत में बदल दिया जाता ना, वैसा ही बदलने का काम सराफ करते थे। तो जिससे व्यापारिक और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए धन का प्रबंधन होता था। हालांकि औपनिवेशिक नीतियों ने उन्हें भारी वित्तीय बोझ और व्यापारिक असंतुलन में फंसा दिया, जिससे उनकी भूमिका सीमित हो गई। बिरला ब्रदर्स, भाई भारत की इकोनॉमी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट किया है बिरला ब्रदर्स ने। तो देखो, राइट साइड में इनकी फैमिली दिख रही होगी, कौन कौन है। बिरला ब्रदर्स शब्द बलदेव दास बिरला के प्रभावशाली पुत्र, यानी कि बलदेव दास बिरला के 4 बेटे हुए। 4 बेटे जुगल किशोर जी, रामेश्वर दास जी, घनश्याम दास जी और ब्रजमोहन जी। तो इन सबको मिलाकर बिरला ब्रदर्स कहा जाता है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में परिवार के जूट और वस्त्र व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल तक ले गए भाई, है ना। इस विरासत की शुरुआत राजा बलदेव दास बिरला से हुई। इनके 4 बेटे थे, जुगल किशोर जी, रामेश्वर दास जी, आरडी कहते हैं, घनश्याम दास जी और ब्रजमोहन जी, ठीक है। उन्होंने जूट से हटकर वस्त्र, सीमेंट, रसायन, अन्य क्षेत्रों में अपना कारोबार फैलाया और एक विशाल भारतीय समूह की स्थापना की। जीडी बिरला एक प्रमुख व्यक्ति थे। जीडी बिरला एक प्रमुख व्यक्ति थे, महात्मा गांधी के करीबी सहयोग थे, इन्हीं के परिवार के थे जीडी बिरला। यूको बैंक और बिट्स पिलानी, जहां पर बीटेक वगैरह करवाए जाते, इंजीनियरिंग होती है भाई। पिलानी ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि बिरला परिवार ने स्थापित किया, और हिंदुस्तान मोटर के संस्थापक थे जीडी बिरला। आज वैश्विक समूह आदित्य बिरला समूह के जो अध्यक्ष हैं, कुमार मंगलम बिरला जैसे नेताओं के नेतृत्व में यह विरासत अभी जारी है। अब देखो तीसरा, इसमें
भारत के संदर्भ में 18वीं शताब्दी के वाद विवाद। देखो कुछ लोग मानते हैं कि जो भारत में 18वीं शताब्दी का जो दौर था वो पतन का काल था, मुगल खत्म हो गए थे, ठीक है, और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया था, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, कहीं पे कोई विकास नहीं हो रहा था। कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, भारत में कुछ इलाकों में राजाओं ने अपने स्तर पे भी विकास के काम करवाए हैं। तो वही डिबेट पढ़ेंगे, डिबेट है ना, वाद विवाद। मुगल पतन बनाम क्षेत्रीय विकास, बनाम यानी कि वर्सेज। कुछ लोग कहते हैं मुगलों का पतन हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं क्षेत्रीय विकास। क्या मुगल प्रशासन का पतन एक पूर्ण गिरावट थी या इसने नए क्षेत्रीय राज्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था, जैसे कि जाट, मराठा और सिख राज्यों का विकास हुआ, ये क्षेत्रीय राज्य थे मुगलों के पतन के बाद में। इतिहासकारों का एक वर्ग इसे पतन मानता है जबकि दूसरा परिवर्तन के रूप में देखता है, यानी कि भारत की राजनीति और भारत के समाज में अब परिवर्तन का काल आएगा मुगलों के बाद में, 1950 के बाद में। जानते हो दोस्तों, सॉरी 1750 के बाद में, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी और 1750 तक आते आते मुगल साम्राज्य वो ध्वस्त हो ही गया था, जहां स्थानीय शक्तियों ने शहरी और कृषि विस्तार को बढ़ावा दिया होगा। तो कुछ लोग मुगलों का पतन मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्षेत्रीय विकास भी हो रहा था। आर्थिक बहस, तो कुछ लोग डिबेट करते हैं क्या यह आर्थिक समृद्धि का काल था या अंधकार का युग था, यानी कि भारत की इकोनॉमी है वो गड्ढे में जा रही थी या फिर ग्रोथ हो रही थी उसमें। कुछ इतिहासकार व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि बताते हैं, जैसे कि आंतरिक व्यापार, दो राज्यों के बीच में जो व्यापार हो रहा था वो बढ़ गया था और नए आर्थिक केंद्रों के उदय की बात करते हैं, जबकि अन्य यूरोपीय व्यापार के प्रभाव से भारतीय वस्त्र उद्योग के पतन पर भी जोर देते हैं। कुछ हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भारत के अंदर जो डच, फ्रांसीसी, डेनिश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई दोस्तों, इनकी वजह से भारत का यूरोप प्रभावित हुआ। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि भारत का जो आंतरिक व्यापार है फल फूल रहा था। ये आर्थिक बहस कहलाती है 18वीं शताब्दी के कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में। आगे चलते हैं दोस्त, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। तो इसमें कुछ हिस्टोरियंस चर्चा करते हैं क्या यह निरंतरता थी या कंटिन्यूटी या परिवर्तन था। कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक केंद्रों में मुगल संरक्षण के खत्म होने के बाद में जो कलाकार थे, जैसे कि दोस्तों औरंगजेब और जहांगीर, शाहजहाँ, अकबर के दरबार में जो चित्रकार, मूर्तिकार ये सब काम किया करते थे ना, ये पहाड़ों की तरफ चले गए, ठीक है, जैसे कि हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में चले गए, उत्तराखंड में चले गए, वहाँ पर पहाड़ी चित्रकला का इन्होंने विकास किया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुगलों के पतन के बाद में वास्तुकला का पतन हो गया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई विकास भी हुआ अन्य क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में। यूरोपीय हस्तक्षेप, यूरोपीय शक्तियों विशेषकर ब्रिटिश के बढ़ते हस्तक्षेप ने स्थानीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, खासकर सैन्य, राजकोषीयवाद और भारतीय शासकों पर बढ़ते कर्ज के संदर्भ में ये बहस का मुद्दा। यानी कि जो यूरोपीय कंपनियां आ रही थी, ठीक है, उन्होंने भारतीय संपत्ति को और भारतीय राजाओं की जो संपत्ति है उस पर कैसे एकाधिकार अपना स्थापित कर लिया। आगे चलते हैं 1991 के आर्थिक सुधार, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था भाई 1991 से पहले भारत पर कर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और हम व्यापार संतुलन की स्थिति में नहीं थे, कम चीज़ें बनाते थे, ज़्यादा चीज़ें मंगवाते थे बाहर से, है ना। तो और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कम पैसे रखे थे। तो भारत के नेताओं ने सोचा कुछ करना पड़ेगा। तो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, पीएम थे वो भारत के प्रधानमंत्री, और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जिनका निधन हो गया। तो आर्थिक सुधार भारत में लागू किए। इसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को भारत में लाया गया। तो देखो उदारीकरण क्या है कि नियमों में ढील देना, औद्योगिक लाइसेंसिंग की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया, जिससे उद्योगों को उत्पादन क्षमता तय करने और नए उत्पादों को लॉन्च करने की आज़ादी मिली। आयात पर लगे कोटा और प्रतिबंध हटा दिए। इंपोर्ट पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे, यानी कि पहले तो भारत सरकार सोचती थी 1991 से पहले कि हमें भारत के व्यापारियों को बचाना है, नई कंपनी स्थापित नहीं होने देनी है, बाहर के सामान को कम से कम यहाँ पे लाना है और भारतीय वस्तुओं पर ज़्यादा आगे प्रमोट करना है। लेकिन इस तरह के जो प्रतिबंध थे, बाहर की चीज़ों पर जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए। टैरिफ दरें घटाई गई और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई व्यापारिक नीतियाँ लाई गई। बैंकों को ब्याज दर तय करने की भी आज़ादी मिली दोस्तों। आगे चलते हैं निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में कमी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची हटाई गई। देखो टेलीकॉम सेक्टर हो, परिवहन क्षेत्र हो, है ना, शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, यहाँ पर सरकार ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती थी। कहती थी कि भाई सरकार ही भला कर सकती है, राज्य भला कर सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी भला नहीं कर सकती। लेकिन आज देख रहे हो बहुत महंगी महंगी प्राइवेट स्कूलें हैं। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी देखो रिलायंस है ना, एयरटेल है। तो इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों प्राइवेट कंपनियां का आगमन हुआ और सरकारी उपक्रम जैसे कि जो हमारी
जैसे कि ONGC है, भेल है, ये सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी उपक्रम भी कहते हैं इनको। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हिस्सेदारी बेचेगी, जैसे कि शेयर बेच दिए सरकारी कंपनी के प्राइवेट प्लेयर्स को, है ना, निजी व्यक्तियों को, बिजनेसमैन को। वैश्वीकरण क्या क्या होता है दोस्तों? एक प्रक्रिया होती है जिसमें आप दुनिया भर के जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं उसमें एकीकरण आपका हो जाता है, और एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें मानव संसाधन, पूंजी, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक का फैलाव है, वो एक देश से दूसरे देश में होता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण भी इसको कहते हैं। तो FDI को प्रोत्साहित किया गया, बाहर का जो पैसा है वो भारत में आने लगा। FDI के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए कई क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग यानी कि ऑटोमेटिक रूट से FDI की अनुमति दी गई और सीमा बढ़ाएगी कि कोई जितना मन में आए उतना पैसा भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है बाहर का इंसान, ठीक है, नई कंपनी स्थापित कर सकता है। और इससे क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ा गया, जिससे व्यापार और पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा मिला। प्रभाव क्या हुआ भाई? 1991 की आर्थिक नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली, GDP वृद्धि दर बढ़ी, यानी कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ता है, निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ाया गया, उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की विविधता बढ़ी और कीमतें कम हुई। अब जैसे कि शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो भाई, फेस वॉश एक खरीदनी है आपको, है ना, लेकिन वो आप बथेरी टाइप की फेस वॉश ले लेते हो वहाँ पे, ठीक है। 50 कंपनियाँ हैं, उसकी फेस वॉश क्यों दिखती है आज शॉपिंग मॉल में? क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर 1991 के दौरान आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, बाहर की विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हुई, जिससे कि उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ता और टिकाऊ सामान मिलने लगा। विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन आया। अब एक ही कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट आ गए। आर्थिक डिरिज्म का संकट, ये क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक डिप्रेशन, अर्थव्यवस्था में एक गंभीर और लंबी अवधि की एक गिरावट है। आर्थिक मंदी यानी कि देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है इसमें, जैसे कि दो देशों का युद्ध हो गया तो आर्थिक मंदी आ जाती है वहाँ पे, जिसमें उत्पादन, आय, व्यापार और रोजगार में भारी कमी आती है, जिससे गरीबी बढ़ती है, उद्योग बंद हो जाते हैं। इसके प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक डिरिज्म के, आर्थिक मंदी के, अति उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, शेयर बाजार का गिरना, कर्ज का बोझ और वित्तीय संकट शामिल है। भारत में कुछ उदाहरण देखो आप, वैश्विक स्तर पे भारत के भी हैं। ग्रेट डिप्रेशन आया था, महामंदी दुनिया में 1929 और 1939 के बीच में, जिसने दुनिया भर में उत्पादन और व्यापार को तबाह कर दिया था। इसके अलावा 2007 और 2009 का वित्तीय संकट भी आया था। क्या पढ़ रहे हैं अपन? आर्थिक डिरिज्म। आर्थिक डिरिज्म का मतलब है आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी। तो 2007 और 2009 में भी वित्तीय संकट आया था, वैश्विक वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया। जैसे कि दोस्तों अभी रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चला था, ठीक है, उसने भी तेल की कीमतों में उछाल ला के रख दी, ठीक है। प्रभाव देखते भाई, आर्थिक मंदी क्या प्रभाव? आर्थिक डिरिज्म के, गरीबी और भूखमरी में वृद्धि होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, दीर्घकालिक बेरोजगारी की समस्या हो जाती है, काफ़ी दिनों तक लोग हैं वो खाली बैठे रहते हैं। कृषि और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, जैसे कि भारत में, और गरीब देशों का अमीर देशों से और ज़्यादा पिछड़ जाना। यानी कि जो विकसित देश हैं वो तो अमीर बने ही रहते हैं, लेकिन जो अल्प विकसित देश है जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देश और भारत और दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे जो विकासशील देश हैं वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं आर्थिक डिरिज्म या आर्थिक मंदी की वजह से। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, यहाँ तक यार आप टिके रहे, पेशेंस आपने दिखाया, हेड्स ऑफ टू यू, है ना। पेपर अच्छा जाने वाला है, इसी वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना। इसके अलावा दोस्तों जून में जो पेपर लगा था वो भी, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, है ना, लिंक मैं डाल दूंगा, पहले कमेंट में देख लेना। और जून 2025 के लिए मैंने गेस्ट पेपर भी बनाया था आज से 4-5 महीने पहले, उसको भी देख लेना। 3 वीडियो है आपके पास में, इन तीनों वीडियो को बार बार देखो आप, है ना, आपके पास में कंटेंट है भर भर के रहेगा, ठीक है। तो इस चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का, और बिट स्टडी नाम से है, और पॉजिटिव रहो, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव रहोगे तो पेपर अच्छा जाने वाला है, नेगेटिव थिंकिंग आएगी तो पेपर अच्छा अपना नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो मैं तो बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से, पेपर आपका बढ़िया ही जाएगा। और ये 15 सवाल मैंने लिखे हैं, ठीक है, इनको याद करो, देखो इनको, टाइम है नोट्स बनाने का तो नोट्स भी बना सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।